इस समय हमारी जो सरकार है उस डायरेक्शन में काम भी कर रही है। एआई सिटी लॉन्च होने जा रही है लखनऊ में, नोएडा को टेक सिटी बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो एक अच्छा आइडिया, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सर्विस का आइडिया उनके पास होना चाहिए। जल्दी जल्दी पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आपने अपने बिजनेस को 1000 दिन तक रन करने की काबिलियत है तो उसके बाद फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो उस फील्ड के लोगों को आप हायर करिए। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि एआई इनेबल्ड ब्लड प्रेशर मशीन, एआई इनेबल्ड अदर हेल्थ टेक डिवाइसेस लॉन्च होंगी मार्केट में। इसका जो एक्सपोजर रहेगा अगले 5 से 10 साल तक मार्केट में बहुत ज़्यादा रहेगा। उत्तर प्रदेश आज स्टार्टअप्स इंडिया अभियान का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। बिजनेस फेवरिंग पॉलिसीज ने यूपी को डिजिटल डेस्टिनेशन, आईटी इन्वेस्टमेंट हब और स्टार्टअप्स ग्रोथ स्टेट के रूप में नई पहचान दिला दी है। बीते कुछ साल में ही यूपी ने जिस रफ्तार से आईटी सेक्टर, स्टार्टअप इनोवेशन और डेटा सेंटर इकोसिस्टम में छलांग लगाई है वह पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है। उत्तर प्रदेश आईटी, स्टार्टअप्स और डेटा सेंटर निवेश का बड़ा केंद्र बन रहा है, जहां 14,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट और हजारों रोजगार पैदा हुए हैं। एग्रीटेक से लेकर एआई और फिनटेक तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में यूपी के युवाओं के इनोवेशन और स्टार्टअप्स की गूंज सुनाई दे रही है। शहरी नहीं बल्कि गांवों के युवा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अद्भुत काम कर रहे हैं। और इस बदलाव के केंद्र में है वो भारतीय कंपनियां जो देश के डिजिटल रीढ़ को मजबूत कर रही हैं। ऐसी ही एक भारतीय कंपनी है कोर 5 सिस्टम्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं गोविंद सिंह और आप सभी का स्वागत है यूपीकॉन पॉडकास्ट उद्यम संवाद में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान कोर 5 कंपनी के फाउंडर और सीईओ श्री देवेंद्र सिंह जी। देवेंद्र सिंह जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है उद्यम संवाद पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। तो आपके बारे में एक बात कि देवेंद्र सिंह जी सिर्फ लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि मुंबई महाराष्ट्र में भी अपने बिजनेस के लिए, अपने उद्यम के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने दोनों ही स्टेट्स की ज़मीन पर काम किया है और दोनों ही स्टेट्स के हज़ारों युवाओं के लिए आप एक रोल मॉडल हैं। तो मुंबई, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो जर्नी है आपकी और आपके करियर और आपके बिजनेस की ये जो परिभाषा जो आपने गढ़ी अपने लिए, अपने साथ काम करने वालों के लिए और हज़ारों लोगों के लिए, इसके बारे में कुछ बताएं। ऐसा है, उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि है और महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है। उत्तर प्रदेश ने जहां मुझे धैर्य, अनुशासन, संस्कार की शिक्षा दी है, वहीं मुंबई महाराष्ट्र ने मुझे गतिशील रहना, प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी, इसकी शिक्षा दी है। लखनऊ और मुंबई दो एकदम बिल्कुल अलग शहर हैं। यूपी और महाराष्ट्र एकदम अलग स्टेट हैं, दोनों एकदम अलग बिजनेस इकोसिस्टम। तो इन दोनों ही स्टेट्स ने, दोनों ही अलग अलग शहरों की वर्किंग कल्चर ने, बिजनेस एनवायरनमेंट ने आपके अपने बिजनेस में सोचने समझने, काम करने के तरीकों को कैसे बेहतर या प्रभावित किया है, और इन दोनों ही जगहों पर काम करने से आपने अपने उद्यम में, अपने उद्योग में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में कैसे सफलता अर्जित की, कैसे अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट किया और सबके लिए एक बेहतर बिजनेस मॉडल क्रिएट किया। उत्तर प्रदेश को सर मैं अपनी खुद की लैंग्वेज में हंग्री स्टेट बोलता हूँ। उसका रीज़न ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी 10-15 साल पहले पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आईटी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी से रिलेटेड जो विकास था बहुत स्लो था वहाँ पे। और उत्तर प्रदेश के लोग आगे तो बढ़ना चाहते थे बट उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। सेम वे अगर आप मुंबई जाएंगे तो मुंबई को बोलते हैं सिटी नेवर स्लीप्स। तो मुंबई ने मुझे प्रोफेशनलिज्म, हार्ड वर्क, फास्ट काम करना, प्रोफेशनलिज्म, ये सब चीज़ें सिखाई हैं। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुझे ये सिखाया कि उत्तर प्रदेश में कैसे संस्कार के साथ में रह करके कैसे आप प्रोफेशनलिज्म प्लस संस्कार को दोनों को साथ में अडॉप्ट करके कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। तो ये दोनों का जो कोर 5 सिस्टम एंड सर्विसेज है, दोनों का मिक्सचर है। दोनों को आप देखेंगे हमारे यहाँ, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे काम करने के तरीके में दोनों का मिश्रण आपको मिलेगा। देवेंद्र जी, क्या आपकी फैमिली में पहले से कोई बिजनेस एनवायरनमेंट था या आप अपने परिवार में फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर उद्यमी हैं? और क्या आपको अपने परिवार से आपको अपना उद्यम शुरू करने में किसी तरह की कोई प्रेरणा या कोई मदद मिली या आप सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हैं? प्रेरणा की बात करेंगे तो सर प्रेरणा के नाम पे मोरल सपोर्ट हमारे परिवार से हमेशा मिला है। बट मैं अपने परिवार से फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। इससे पहले मेरे फैमिली में मेरे फादर, मेरे ब्रदर या मेरे ग्रैंडफादर, ये सभी लोग गवर्नमेंट सर्वेंट या तो प्राइवेट जॉब्स में रहे हैं।
और मेरे परिवार में इससे पहले किसी ने कोई बिज़नेस करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। तो ये प्रेरणा, बिज़नेस करने की जो प्रेरणा है मुझे बाहर से मिली, और कोई आर्थिक रूप से सपोर्ट भी मैंने परिवार से नहीं लिया है। मैं पूरी तरह से जो कोर 5 सिस्टम एंड सर्विसेज आज की डेट में आप देख रहे हैं, पूरी तरह से सेल्फ मेड बिज़नेस मॉडल है। इसमें किसी का कोई आर्थिक सहयोग नहीं है। तो यानी कि आपने खुद ही सीखा, खुद ही फंड का भी आपने जनरेट किया, कैसे सपोर्ट लेना है, कैसे अपने सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है और कैसे सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ना है। जी हाँ, बिल्कुल। तो यही एक सफल और सच्चे उद्यमी की पहचान है, जिसकी वजह से आप कईयों के रोल मॉडल हैं। थैंक यू वेरी मच। देवेन जी, आपकी अपनी इस उद्यम यात्रा का सबसे कठिन पल कौन सा था? क्योंकि कभी भी कोई भी उद्यमी जब अपने उद्यम की शुरुआत करता है तो चैलेंजेस आते ही आते हैं, संघर्ष, परेशानियां सामने खड़ी रहती हैं। तो आपकी इस जर्नी का सबसे कठिन पल कौन सा था, जब आपको लगा कि ये सबसे ज़्यादा संघर्षपूर्ण समय है और इससे अगर हार नहीं मानी तो फिर मैं कभी पीछे नहीं रुकूंगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी रास्ते बनाऊंगा? गोविंद जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। मुझे लगता है कि युवा उद्यमियों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि आप हमेशा सफलता देखते हैं, आपने उसके पीछे का फेल्योर लोग नहीं देखते। कोर 5 सिस्टम एंड सर्विसेज आज एक सफल ऑर्गेनाइजेशन है, बट इससे पहले मैंने 2 और स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था, और अनफॉर्चुनेटली दोनों ही फेल हुई, जिसमें मेरा बहुत रेवेन्यू लॉस भी बहुत हुआ। तो कभी कभी ऐसा, जब आप फेल होते हैं तो कभी कभी ऐसा फील होने लगता है आपको कि बस बहुत हो गया और मुझे लगता है मुझसे हो नहीं पाएगा। आपको अपने आप के ऊपर ही शक होने लगता है और आपको लगता है बस बंद कर दो और यहाँ से कंपनी को बंद करो और फिर कुछ और काम करते हैं, यहाँ से नहीं हो पाएगा मुझसे। लेकिन तब आपको अपने आदर्श, अपने मेंटर, जो भी आपके मेंटर होंगे, उनकी बातें, उनके सिखाए हुए गुण आपको याद आते हैं और वही आपको लेकर के आगे जाते हैं। देवेन जी, आपके अपने अनुभव से यूपी के छोटे शहरों से आने वाले जो युवा उद्यमी हैं, जिन्होंने अभी नई नई शुरुआत की है, उनके सामने अपना उद्यम शुरू करने और उसे एक सफल कारोबार में तब्दील करने में उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां आती हैं, जिसके सामने ज़्यादातर थक जाते हैं, हार मान जाते हैं, और ये उद्यमिता की जो हमारी सोच है उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम करती है, वो चुनौतियां क्या हैं जिससे ये युवा अगर पार पा जाएं तो फिर ना सिर्फ अपना बल्कि हमारे प्रदेश का और देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं, विकास में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और सब कुछ बदल सकते हैं? गोविंद जी, मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कभी भी किसी भी युवा के अंदर जो कुछ अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना चाहता है, उसमें कभी भी उसमें क्षमता की कमी नहीं होती है। ज़रूरत होती है तो सिर्फ उसके एक्सपोज़र और गाइडेंस की। और मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर सही टाइप ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर इम्पोज की जाएं प्रदेश के अंदर, जैसे कि आज की हमारी सरकार कर रही है, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, यूथ अड्डा जैसे इनिशिएटिव्स हैं, एमएसएमई में अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग टाइप की योजनाएं चला रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा उद्यमी आगे आ जाएँ। ये टाइप की योजनाएं जब चलती हैं तो उससे युवाओं को एक्सपोजर और गाइडेंस अपने आप मिलने लगता है, जिससे उसमें आगे बढ़ने के उनमें सारे गुण मौजूद हैं। बस ओनली थिंग इज़ कि कोई हाथ पकड़ के उनको आगे लेकर के आए जिससे वो लाइफ में फेल ना हो। इसी की ज़रूरत है और जो आज की तारीख में हमारे प्रदेश में हो रहा है। देवेन जी, अगर आज की तारीख में यूपी के किसी भी गांव, कस्बे या शहर से कोई भी युवा या नया ग्रेजुएट पास आउट अपना खुद का उद्यम शुरू करना चाहता है, खुद का छोटा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो अपनी इस उद्यम की राह में उसे क्या चीजें स्पेशली करनी चाहिए और किन चीजों को करने से बचना चाहिए, किन चीजों को नहीं करना चाहिए, ताकि उसकी उद्यम की राह जो है बीच में ना रुके और वो सफलता की ओर आगे बढ़े? वो बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब सारे युवा उद्यमियों को जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर दे स्टार्ट देयर ओन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। सबसे पहले तो एक अच्छा आइडिया, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सर्विस का आइडिया उनके पास होना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उसमें ये है कि उनके पास में एक अच्छी टीम होनी चाहिए जिसमें डिफरेंट टाइप के जो एक्सपोजर के लोग हों उनकी टीम में हों। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एंटरप्रेन्योर टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो उसके साथ में सेल्स बिजनेस बैकग्राउंड का एक टीम मेंबर होना चाहिए, एक टीम मेंबर फाइनेंस का होना चाहिए, जिससे कि उनकी राह थोड़ी आसान हो जाती है और सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उनके पास होते हैं।
क्या नहीं करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अति उत्साह से बचना चाहिए। जल्दी जल्दी सफलता पाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जल्दी जल्दी पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस, अपने वेंचर पे विश्वास होना चाहिए। एटलीस्ट उनको ये चाहिए कि अपने वेंचर को, अपनी प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को मुझे कम से कम 1000 दिन तक इसको लेकर के आगे जाना है। अगर आपने अपने बिजनेस को 1000 दिन तक रन करने की काबिलियत है तो उसके बाद से फिर सफलता आपके कदम चूमेगी, आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। बहुत बढ़िया इंसाइट्स आपने दिए हैं। मतलब सबसे पहले तो हर उद्यमी को अपनी उस सोच पर भरोसा रखना चाहिए जिस पर वो आगे बढ़ रहा है। पैसा कमाने के बजाय अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर ही फोकस करना चाहिए कि कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकता है लोगों के लिए। और तीसरा कि अगर 3 साल के करीब 1000 दिन 3 साल तक चला लिए तो फिर ये कहीं ना कहीं विश्वास दे देगा कि अब आपका ये जो बिजनेस है, जो स्टार्टअप है, ये रुकने वाला नहीं है, बूम ही करेगा। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। क्या स्टार्टअप के लिए टेक्निकल बैकग्राउंड होना जरूरी है? हर स्टार्टअप के लिए टेक्निकल बैकग्राउंड होना जरूरी है या सिर्फ सही सोच और किसी इंसान के अंदर किसी प्रॉब्लम को देखने, समझने, उसके एनालिसिस करने और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी होती है उसके बेसिस पर भी हम कैसे स्टार्टअप या कैसे बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं और फिर उसको सफल बना सकते हैं? टेक्निकल बैकग्राउंड होना अच्छी बात है लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास टेक्निकल बैकग्राउंड है तो बहुत अच्छी बात है। आपको नॉलेज होगी। अगर टेक्निकल फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो उसकी आपकी नॉलेज होगी। लेकिन टेक्निकल नॉलेज होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट में काम करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट की, उस फील्ड की नॉलेज होनी आपके पास ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो उस फील्ड के लोगों को आप हायर करिए, अपनी टीम में जोड़िए, जो आपको उस फील्ड में आपको कभी भी नीचे गिरने नहीं देंगे क्योंकि उनके पास वो नॉलेज रहेगी। तो इस तरह से अच्छी टीम बनाइए और उसको आगे लेकर के चलिए। आपको कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। आपकी इस बात ने मुझे अली बाबा के फाउंडर जैक मा की याद दिला दी है। जैक मा ने अपने इंटरव्यू में एक बार कहा था कि आई एम नॉट द स्मार्टर देन माय अदर कलीग्स। उन्होंने बोला कि मैं अपने से ज्यादा बेहतर लोगों को अपनी टीम में रखता हूं और ये श्योर करता हूं कि वो सब मिलकर काम करें और इसी वजह से उनका बिजनेस जो है वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली सक्सेसफुल हो गया। यस देवेंद्र जी, लोकल टू ग्लोबल आजकल ज्यादातर की जबान पर है। सभी अपने बिजनेस को लोकल टू ग्लोबल करना चाहते हैं, बट रियल लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स हमें अभी भी कम देखने को मिल रहे हैं। यूपी में भी अभी इनकी संख्या कम है। भरसक प्रयत्न जारी है मगर फिर भी अभी ऐसे केसेस कम दिख रहे हैं। तो सवाल यही है मेरा कि कैसे युवा अपने आसपास की समस्याओं को देख करके, उसको टारगेट करके, उसका कोई सोल्यूशन निकाल करके बड़ा और स्केलेबल बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं जो उनको ही नहीं औरों को भी आत्मनिर्भर बनाए। बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहले तो युवाओं को ये चाहिए कि वो पहले क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। लोकल प्रॉब्लम क्या है, पहले उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। लगता है कि ये प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए फिर उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करें। जब सॉल्यूशन आइडेंटिफाई उन्होंने कर लिया तो फिर उसको ग्लोबल ले जाने के बारे में सोचें। ये तो लोकल हो गया, फिर उसको ग्लोबल ले जाने के बारे में सोचें। ग्लोबल कैसे होगा? आज की डेट में ग्लोबल जाने का सबसे अच्छा तरीका है सोशल मीडिया, डिजिटल एज और कनेक्टिंग पीपल। आप लोगों को कनेक्ट करिए, फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाइए, आप सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट करिए। सोशल मीडिया के थ्रू आपको इंडिया के एवरी नुक एंड कॉर्नर में पहुंचिए, दूसरे कंट्रीज़ में पहुंचिए, डिजिटल एज का इस्तेमाल करिए और आप उसको लेकर के ग्लोबल जाइए। तो ये सबसे आसान तरीका है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि पहले हर स्टेप बाय स्टेप ही चलते रहना। बिल्कुल, है ना। सबसे पहले हम अपने लोकल वाले फाउंडेशन को मजबूत करें। बिल्कुल। और हम हमेशा ये सोचें कि कैसे अब हम इसके अगले स्टेप पे ले जाएं। पहले हम अपना दायरा बढ़ाते जाएं। बिल्कुल, पहले आपको लोकल प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई किया है उसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले वहाँ पे मजबूत हो जाइए। अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लीजिए। ये सोच लीजिए कि हमारा कॉन्सेप्ट अनबीटेबल है, उसके बाद ही ग्लोबल जाने के बारे में सोचिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। पहले अपने आप को मजबूत करिए लोकल लेवल पे, फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। जैसा कि पहले आपने बताया कि पेशेंस होना बड़ा जरूरी है। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप पेशेंस लूज करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो आपको फिर फेलियर के चांसेस उतने तेजी में बढ़ जाते हैं। गलत डिसीजन मेकिंग के बिल्कुल, गलत डिसीजन मेकिंग के चांसेस होते हैं। आजकल के युवा करते क्या है, वो सोचते हैं कहीं से फंडिंग ले लेंगे, जल्दी जल्दी हम ग्रो कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरा हमेशा सजेशन युवाओं को यही रहता है, जो युवा उद्यमी है उनको यही सजेशन है कि कभी भी जो है फंडिंग लेने के बारे में नहीं सोचिए। ये नेक्स्ट लेवल होता है जब आपका कॉन्सेप्ट, आपका कंपनी और आपका सॉल्यूशन मजबूत हो जाता है,
तो फंडिंग तो सामने से अपने आप आती है, आपको उसको मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया बात, मतलब कि आप अपने आप पे इतना आत्मनिर्भर बन जाएं कि आपको फंडिंग की जरूरत अपने आप को आप एस्टैब्लिश करने में और अपने आप को बढ़ाने में नहीं है, नहीं, बट हाँ ग्लोबल लेवल पर आपको अगर नेक्स्ट लेवल जाने में बढ़ाना है तब आप उसकी जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज है देवेंद्र जी कि बीच में एक ट्रेंड चला था कि बहुत सारे युवा बहुत छोटी छोटी चीज शुरू कर रहे थे कि उनमें बड़ा क्रेज था सीईओ एंड फाउंडर का, बिल्कुल स्टार्टअप का कोई भी क्रेज नाम है और सीईओ फाउंडर बड़ा, तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक लगता है कभी कभी कि आप एक्चुअल बिजनेस पे फोकस नहीं कर रहे हो, ब्रांडिंग पर फोकस कर रहे हो। उसमें क्या है कि वो दूसरे को देखा देखी, इसको बोलते हैं दूसरों को देखा देखी हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा में, कि आपने दूसरे को देख लिया कि वो ये कर रहा है तो हमने भी एक कंपनी का नाम रजिस्टर्ड करा लिया, एक वेबसाइट बना ली और सीईओ फाउंडर बन गए। लेकिन कर क्या रहे हैं उसमें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे मेरा पहला वेंचर था, मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, पहला वेंचर था रियल इस्टेट। लखनऊ आने के बाद मैंने देखा कि हर आदमी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दूंगा और रातों रात पैसा बनेगा, सफलता आ जाएगी। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई, रियल इस्टेट में जो पैसा लगाया था पैसा डूब गया, स्टक हो गया, और उसके बाद में वो बिजनेस मॉडल फेल हो गया। तो इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, हमेशा मार्केट को समझें, पहले अपॉर्चुनिटी को समझें, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। देवेंद्र जी, एक अहम सवाल है, एज एन एक्सपर्ट आपसे सवाल है कि क्या यूपी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान एक टेक ड्रिवन हब के रूप में बना सकता है, और अगर हाँ तो इसके लिए क्या बदलाव जरूरी हैं, क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे और किन चीजों पर हमें फोकस करना पड़ेगा? जी, यूपी बिल्कुल बन सकता है। मेरा जवाब है यूपी बिल्कुल बन सकता है, 200% बन सकता है, और सारा पोटेंशियल यूपी में मौजूद है। और लकीली इस समय हमारी जो सरकार है उस डायरेक्शन में काम भी कर रही है, जो मेरी सोच है उसी डायरेक्शन में सरकार भी काम कर रही है। आपने लास्ट कुछ महीनों में देखा होगा AI सिटी लॉन्च होने जा रही है लखनऊ में, नोएडा को टेक सिटी बनाया जा रहा है। और उसके अलावा मेरे जहन में जो चीज़ें आती हैं उसमें एक चीज़ ये है कि सबसे पहले तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत तेज़ी में करना चाहिए। उसके बाद से एजुकेशन को लिंक करना चाहिए रोजगार से। एजुकेशन जब तक रोजगार न दे तब तक एजुकेशन बेकार है मेरे हिसाब से। जब तक एजुकेशन को बिल्कुल लिंक करिए, और जो कोर्सेज हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है उसको साइड करके उसको ऑप्शनल रखना चाहिए, और टेक्निकल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा सामने आ सकें और अपने आप को रोजगार परक बना सकें। जैसे कहा जाता है कि शिक्षा वही जो रोजगार दे, या बिल्कुल बिल्कुल। आपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम लिया, तो अगले 5 सालों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे कौन कौन से ट्रेंड रहेंगे जो बदलाव लेकर आएंगे और बूम कर सकते हैं, अगर हम इसको एज अ स्टार्टअप कंसीडर करना शुरू करें? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट उसमें होगा ही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अगर आप हेल्थ टेक डिवाइसेस देख रहे हैं, आपको एक उदाहरण देता हूँ, हेल्थ टेक डिवाइसेस, ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन होती है, ब्लड प्रेशर की जो मशीन होती है, उस पर आप देखेंगे कि उसमें AI इनेबल्ड उसको बनाया जा रहा है। अभी बहुत जल्दी आप देखेंगे कि AI इनेबल्ड ब्लड प्रेशर मशीन, AI इनेबल्ड अदर हेल्थ टेक डिवाइसेस लॉन्च होंगे मार्केट में। तो AI एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा युवाओं को तुरंत सीखने की ज़रूरत है, बिकॉज इसका जो एक्सपोजर रहेगा अगले 5 से 10 साल तक मार्केट में बहुत ज़्यादा रहेगा। साथ में साथ रोबोटिक्स में, ड्रोन में, इस सब चीज़ों में आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही सब चीज़ें रोजगार देंगी आपको। ये ट्रेंड अगले 10 सालों तक बरकरार रहेगा। तो ये हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा इंसाइट, चीज़ों पर अगर फोकस करें बिल्कुल तो सफलता थोड़ा जल्दी और बेहतर तरीके से उनको मिल सकती है। बिल्कुल। देवेंद्र जी, भारत के हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उम्मीद से तेजी से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हुआ है। तो डिजिटल इंडिया बन रहा है, डिजिटल यूपी बन रहा है। तो आपकी जो कंपनी है Core5, ये कैसे नए डिजिटल इंडिया और नए डिजिटल यूपी को डेवलप करने में, विकसित करने में और बाकी देशों के मुकाबले बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूट कर रही है, कैसे अपना योगदान दे रही है? गोविंद जी, सिर्फ Core5 की जर्नी के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ आपको, डिजिटल जर्नी के बारे में, तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। When we started Core5 सिर्फ एक क्लाउड कंपनी थी, क्लाउड कंप्यूटिंग का ऑर्गेनाइजेशन थी। स्लोली वी मूव्ड एज ए सिस्टम इंटीग्रेटर। सिस्टम इंटीग्रेशन मतलब क्लाउड के अलावा हम क्लाउड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा बैकअप, डेटा सोल्यूशन, डेटा सिक्योरिटी, स्विचेस, इसमें मूव कर गए। अब हम इसको
डिजिटल इंडिया और डिजिटल उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाने में कैसे योगदान दे सकते हैं, इसके लिए मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के लिए हमने अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जो कि आपको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम के बारे में पता होगा। पहले आप आज की डेट में कोई भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि हेल्थ रिलेटेड हॉस्पिटल्स या किसी भी हेल्थ रिलेटेड फील्ड में आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको एबीडीएम से इम्पैनल कराना पड़ता है। एबीडीएम जब भारत सरकार उसको एबीडीएम इम्पैनल करती है तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको एबीडीएम इम्पैनलमेंट के लिए जा चुका है, ऑलरेडी एबीडीएम इम्पैनल्ड हो गया है और वेरी सून अगर आप उसको देखेंगे तो आप बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमारा सॉफ्टवेयर चलता हुआ मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। नॉट ओनली उत्तर प्रदेश, भारत के कई सारे शहरों में, कई सारे अस्पतालों में वो चलता हुआ मिलेगा। सेम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हम बना रहे हैं जो कि एजुकेशन और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में और एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में काम आएगा। उसको भी हम लोगों ने बना लिया है और ऑलरेडी हमने उसको अप्रूवल्स के लिए भेजे हुए हैं। जैसे ही उसका टेक्निकल अप्रूवल्स हमको मिल जाता है, टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, हम उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, जिससे कि गवर्नमेंट, आप ये देखते हैं कि स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम होते हैं, टेस्टिंग्स होती है, इसको करने के लिए बड़ा लंबा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन उसको आने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑनलाइन होने लगेगा, प्रोसेस भी कम हो जाएगा, रिजल्ट इमीडिएट मिलेगा। आपने अभी एग्ज़ाम दिया, 2 मिनट बाद आपको रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। इसमें उद्यमियों को, युवा उद्यमियों को भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। कारण ये है कि उसमें हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाने की सोच रहे हैं, जिससे हम लोकल लेवल पे फ्रेंचाइजीज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फ्रेंचाइजीज बनाएंगे ताकि वो अपना योगदान भी दे सकें, प्लस अपने लिए रोजगार का सृजन भी कर सकें। देवेंद्र जी, हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में हैं, मगर इस आखिरी पड़ाव पर एक बहुत अहम सवाल आपका इंतजार कर रहा है और वो ये है कि जितने भी युवा उद्यमी हैं वो अपनी जर्नी में ऐसी कौन सी आम गलती करती हैं जिसकी वजह से वो अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, तो और उन गलतियों से कैसे हम उनको बचा सकते हैं, कैसे वो खुद बच सकते हैं, इसके बारे में बताएं और अपने उद्यमी जीवन की कोई ऐसी अनमोल सीख, ऐसा सार जो निचोड़ हो आपकी उस उद्यम यात्रा पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि पहले अपना होमवर्क सही से करें। कोई भी नया वेंचर स्टार्ट करने से पहले अपना होमवर्क ठीक से करें, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, जल्दबाजी करने से बचें और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सारा काम खुद करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें कि सब कुछ कंपनी से रिलेटेड हर काम मैं खुद कर लूँगा। नहीं, जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग टीम, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की टीम जब तक आपके पास नहीं होगी, आप सारा काम खुद नहीं कर सकते, आप सफल नहीं हो सकते। इस बात को आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। जब ये चीज़ आप धीरे धीरे अनुभव के साथ सीखते हैं, लेकिन जब आप युवा होते हैं तो आपके अंदर जोश ज़्यादा होता है, आप सोचते हैं कि सब कुछ मैं खुद कर लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए मेरा 20 साल का अनुभव लीजिए और अपना युवा जोश लीजिए, दोनों को एक साथ सम्मिलित कीजिए और मेरा आपसे सजेशन है कि पहले होमवर्क ठीक से करें, अपने इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 3 साल के इन्वेस्टमेंट का अरेंजमेंट करें एंड देन जल्दबाजी करने से बचें, अच्छी टीम बनाएं और तब आप बिजनेस में वेंचर करिए। बहुत बढ़िया सीख और बहुत अनमोल सीख हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे उद्यमियों के लिए। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे पॉडकास्ट में उद्यम संवाद में आने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये हैं हमारे आज उद्यम संवाद पॉडकास्ट के हमारे मेहमान श्री देवेंद्र सिंह जी, CEO एंड फाउंडर कोर 5। अब चलते चलते एक सबक जो हम लोगों ने सीखा आज के इस पॉडकास्ट से, उन सभी युवाओं के लिए जो उद्यम की राह शुरू करना चाहते हैं। यूपी के युवाओं में जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनने के इरादों की वजह से स्टार्टअप्स अब केवल नोएडा और लखनऊ तक सीमित नहीं रहे, यूपी के छोटे शहरों और गांवों में भी स्टार्टअप्स के बीच अपनी नई पहुंच बन चुके हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर अब इंटरनेशनल टेक हब के रूप में विकसित हो रहे हैं। इन्फोसिस, एडोबी, IBM और टेली परफॉर्मेंस जैसी ग्लोबल कंपनियों का भरोसा इस बात का सबूत है कि यूपी अब इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही मामलों में देश के सबसे बड़े राज्यों के लिए, सबसे अग्रणी राज्यों के लिए भी एक आदर्श मॉडल बन चुका है। बीमारू यूपी की पुरानी इमेज से बाहर निकलकर ब्रांड यूपी के रूप में अपनी पहचान बना रहे उत्तर प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता की अलग जगाने की एक और कोशिश के साथ हम जल्द आपसे मिलेंगे उद्यम संवाद पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।